हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सॉफ्ट स्किल का यूनिट 4 हैंड रिटन नोट्स हैं। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका पैरालिंग्विस्टिक है और प्रेजेंटेशन है। उसके अलावा मैं बीच बीच में बताऊंगी आपको कि कौन से टॉपिक 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जो पहला टॉपिक हमने लिया है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो है ओरल कम्युनिकेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। बहरहाल ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जब सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या तो फेस टू फेस एक दूसरे के सामने कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, या फिर वो एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन के दूसरे सिरे पर। ईदर एंड का मतलब है दूसरे सिरे पर, दूसरी तरफ, है ना। तो या तो वो फेस टू फेस या एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन, या आपको इतना बड़ा याद ना हो तो टेलीफोनिकली लिख दीजिएगा, डोंट वरी। टेलीफोनिकली जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज करता है कम्युनिकेशन थ्रू माउथ वॉइस। जब हम माउथ के थ्रू, वॉइस के थ्रू करते हैं, या फिर वर्ड्स का यूज़ करते हैं, या फिर सिंपली स्माइल, आई कंटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, पिच, रिदम और बहुत सारी चीज़ें, इंटोनेशन, इन सब के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि माउथ और वॉइस का ही यूज़ हो, वर्ड्स का ही यूज़ हो। कई बार हम अपने स्माइल से भी कम्युनिकेट करते हैं, कई बार हम अपने आई कंटेक्ट से लोगों को डराने की कोशिश करते हैं या लोगों पर फोकस करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन हमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाते हैं। हमारा एंगर कम्युनिकेट कर जाते हैं, हमारा एक्साइटमेंट कम्युनिकेट कर जाते हैं, हमारी हैप्पीनेस कम्युनिकेट कर जाते हैं, हमारा जो है ग्लूमी आउटलुक, मतलब निराशा भरा आउटलुक कम्युनिकेट कर जाते हैं। तो इस तरह से जब हम इन सब के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस तरह के चार्ट बनाकर लिखिएगा। डिबेट, न्यूज़, लेक्चर, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लेक्चर तो हो ही गया, मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन। इसके अलावा एक नया है सरमन। सरमन का मतलब होता है उपदेश। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं ओरल कम्युनिकेशन के। अगर आपको लगता है कि कुछ और एग्जाम्पल आप ऐड ऑन कर सकते हैं तो ज़रूर भेजिएगा। आते हैं एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन पर। तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन की मेरिट्स बहुत सारी होती हैं। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं तो केवल आप यहाँ पर फोकस करिएगा जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, और हिंदी समझ लीजिएगा ताकि आपको याद करने में परेशानी ना रहे। देखिए ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के सामने आमने होते हैं, या तो टेलीफोनिकली होते हैं या फेस टू फेस होते हैं। तो इस तरह से जब कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, पारदर्शिता रहती है, और एक बहुत अच्छे काइंड की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होती है। क्यों मेंटेन होती है? क्योंकि इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, इफ़ देयर इज़ इवन एन inch of doubt, even a slight kind of doubt, so immediately you can just put forth your query and immediately your doubt, confusion, misunderstandings are wiped out, sorted out. तो क्या रहता है यहाँ पर? ट्रांसपेरेंसी और अंडरस्टैंडिंग रहती है। केवल ये दोनों वर्ड्स भी लिख कर आएंगे, जो बहुत वीक बच्चे हैं तो चलेगा। अगला आता है देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन ओरल कम्युनिकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, और फ्लेक्सिबिलिटी का जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इजीली हम मोल्ड कर सकते हैं मैसेज को, इजीली हम चेंजेस ला सकते हैं, है ना। वी कैन मेक चेंजेस इजीली एंड कन्वीनियंटली। अब देखिए कोई भी मैसेज अगर आपने लिखकर मुझे डाल दिया है तो आप उसको, वैसे तो आजकल तो व्हाट्सअप का फीचर है, लेकिन अगर व्हाट्सअप का वो फीचर नहीं है, मेल कर रहे हैं आप, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में अगर आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है तो अपोलोजाइज करके आप उसे तुरंत चेंज कर देते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में चेंजेस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। वी कैन मेक अमेंडमेंट एंड चेंजेस इजीली। एक है इमीडिएट फीडबैक, बहुत जल्दी एक फीडबैक मिल जाता है, तो इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है, यानी कांस्टेंट फीडबैक पॉसिबल है। हमें तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है, हमें तुरंत ही सामने वाले के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो कितना समझ रहा है, कहाँ पर समझ रहा है, कहाँ पर नहीं समझ रहा है। तो अभी तक 3 वर्ड हुए, ट्रांसपेरेंसी, अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, इमीडिएट फीडबैक। अब आता है ओरल कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ बेस्ट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट का सुलटारा करने में, झगड़ों का, मतभेदों का सुलटारा करने में ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के सामने आमने होती हैं, और जब भी कभी आपने देखा होगा कि दो लोगों में जब संघर्ष होता है, दो लोगों में जब डिस्प्यूट होते हैं, क्वेरल्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो क्या होता है, जब उन्हें आमने सामने बिठाकर बात की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाती हैं।
ये जो है ये टीम बिल्डिंग में बहुत काम आता है। ओरल कम्युनिकेशन टीम वर्क में बहुत काम आता है। आपने देखा होगा जब ड्यूरिंग कोविड आप क्लास लिया करते थे तो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट ग्रुप में करने के लिए मिलता था तो आपके लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था लोगों से कम्युनिकेट करना और अपनी टीम या ग्रुप बनाना, है ना। लेकिन जब आप आमने सामने होते हैं तो आपको हर एक की कुछ जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं वो पता होती हैं। आपको पता होता है कौन सा बंदा आपके साथ कंफर्टेबली काम कर लेगा, कौन सा बंदा आपके साथ किस स्किल में योगदान दे पाएगा, तो आप इजीली टीम बिल्डिंग कर पाते हैं और टीम वर्क बहुत अच्छा फैसिलिटेट होता है। ओरल कम्युनिकेशन बहुत सारा पैसा, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारा टाइम, मनी और एफर्ट्स बताता है। लिखने में आपको बहुत देर लगेगी लेकिन आप ओरली कुछ भी कर दीजिए, कह दीजिए, तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारा मनी और बहुत सारा एनर्जी, एफर्ट्स हमारा बचाता है। इट फोस्टर्स रिलेशनशिप। ये फोस्टर का मतलब होता है डेवलप करना, तो ये रिलेशनशिप को भी जन्म पाता है, फोस्टर करता है, डेवलप करता है और रिश्तों में वार्मथ लाता है, रिश्तों में गर्मी लाता है। जो पुराने रिश्ते हैं उनमें वार्मथ लाता है। आप जब सामने किसी से मिलते हैं तो बहुत ही अलग बात हो जाती है ना। जब आप फ़ोन पर बात कर लेते हैं तो एक आपका कनेक्शन बन जाता है ना। तो जब ओरल कम्युनिकेशन से आप आमने सामने बैठकर या फ़ोन पर बात करते हैं तो रिश्तों में एक नई तरह की वार्मथ आती है, उनमें एक नई तरह की स्ट्रेंथ आती है। तो इट इज़ beneficial to strengthen relationships, strengthen the bonds of relationship और fosters new relationships। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी कॉपी को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बनाएगा। ह्यूमन एक्सप्रेशन और ह्यूमन इमोशन जो हैं, जैसे हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है ना, एंगर है, एक्साइटमेंट, एंगर है, एंग्विश का मतलब चिंता है, प्यार है, केयर है, कंसर्न है, ये आप जो है इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, जॉय है, ये आपका ओरल कम्युनिकेशन से ही कम्युनिकेट होता है, ओरल कम्युनिकेशन से ही पता चलता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी ने आपको आई लव यू बोला और सामने बोला, तो आप पता लगा लेंगे कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी आंखों में देखकर आप पता लगा लेंगे। इवन बिना कहे भी आप पता लगा लेंगे कि हाउ मच ट्रू दैट पर्सन मे बी फॉर यू, है ना, हाउ मच लॉयल दैट पर्सन मे बी फॉर यू। तो ये जो सारी फीलिंग्स हैं हमारी, है ना, इस तरह से चार्ट बना के भी लिख सकते हैं आप। एंगर है, एक्साइटमेंट है, केयर है, आप कितने केयरिंग हैं, आप कितने लविंग हैं, आप कितने एक्साइटमेंट में हैं, आप कितने जॉयस हैं, ओवरजॉयड हैं। ये सारी फीलिंग्स आपके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करके ही पता लगाई जा सकती हैं। तो ये सारी फीलिंग्स ओरल कम्युनिकेशन के जरिए ही पता लगती हैं। एक इसमें ये भी है ओरल कम्युनिकेशन में वी कैन इजीली नहीं, हाँ ये तो नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की बात करें, डीमेरिट्स आएगा तो भी कन्फ्यूज़न नहीं लेना है हमें, लिमिटेशन आएंगी तो भी हमें कन्फ्यूज़न नहीं करना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओरल कम्युनिकेशन जो है इम्प्रॉपर मेथड है, कब, जब हमें लेंदी मैसेजेस को कम्युनिकेट करना होता है, कन्वे करना होता है, पहुंचाना होता है। अब लेंदी मैसेजेस क्या हैं, मान लीजिए लिस्टिकल है, लिस्टिकल का मतलब लिस्ट है, आर्टिकल की, लिस्टिकल का मतलब है आर्टिकल की लिस्ट है। अगर आपकी मम्मी ने बोला कि इतने सामान लाने हैं आपको, तो आपने लिखा नहीं, खाली मुंह जबानी सुन लिया, तो हो सकता है एक या दो सामान आप लाना भूल जाएं और फिर से आपको जाना पड़े। तो जब भी हमें लेंदी मैसेजेस कम्युनिकेट करने होते हैं, जैसे हमें जब टर्म्स एंड कंडीशन बतानी होती हैं, जब हमें इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, जब हमें रूल्स रेगुलेशन बताने होते हैं, तो ये एक इम्प्रॉपर मेथड है, क्योंकि बहुत सारी बातें बीच रास्ते में ही स्किप हो जाती हैं। अगला आता है, इट डज़ नॉट कंटेन लीगल वैलिडिटी। इसका कोई वैधानिक अस्तित्व तो नहीं है, इसकी कोई वैधता नहीं है, कानूनन वैधता नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ व्हाट इज़ सेड, क्योंकि क्या कहा गया है उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड की जगह लिमिटेड लिख लीजिएगा। ओरल कम्युनिकेशन जो है अवेलेबल ऑडियंस तक ही सीमित रहता है। अगर आप किसी लेक्चर में प्रेजेंट नहीं है तो वो लेक्चर अगर आप चला गया तो वो चला गया, फिर आप उसको रिवाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन जो है लिमिटेड है, केवल अवेलेबल ऑडियंस तक ही उसको, अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लाभ से वंचित रह जाएंगे, यू विल बी डिवॉइड ऑफ द एडवांटेज ऑफ दैट लेक्चर। ओरल कम्युनिकेशन इज़ लेस ऑथेंटिक दैन रिटन कम्युनिकेशन। ये थोड़ा कम ऑथेंटिक है, कम प्रामाणिक है। क्यों प्रामाणिक नहीं है, ज़्यादा प्रामाणिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण ही नहीं रहता। मान लीजिए आपने मेरे मुंह से, मैं आपकी एक टीचर हूँ, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, मैंने कुछ आपको बाई चांस बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गलत पढ़ा दिया और वही आप लिखा है कॉपी में, तो आप कोई प्रमाण नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैंने रिटन में नोट्स लिख कर दिए हैं तो आपके पास एक प्रमाण होता है दिखाने के लिए। तो ओरल कम्युनिकेशन ऑथेंटिक नहीं है।
अब अगला है रिलाइंग ओनली ऑन ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट सफिशिएंट। केवल मात्र ओरल कम्युनिकेशन पे रिलाई करना, रिलाई का मतलब भरोसा करना, ट्रस्ट करना पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड जो है हाईली फॉर्मल है और ऑर्गेनाइज्ड है। प्रोफेशनल वर्ल्ड की डिमांड है फॉर्मेलिटीज़ और ऑर्गेनाइज्ड। अब मान लीजिए मैं आपको, आपने एक टेस्ट दिया और मैंने आपको कह दिया कि आपके 10 में से 9 मार्क्स हैं, 9 आउट ऑफ 10 आप कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको लिख कर नहीं दिया, तो उसका कोई प्रमाण तो है ही नहीं, है ना, जब तक कि मैं आपको रिपोर्ट कार्ड में मेंशन ना करके दूं। तो जैसे आपने, मान लीजिए मैं ही आपकी टीचर हूँ, मैंने कहा कि कल को छुट्टी है, तो आप उतना बिलीव नहीं करेंगे जब तक कि मैं आपको रिटन में मैसेज ना करूँ ग्रुप में, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन पर भरोसा करना ही पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फॉर्मल है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। ओरल कम्युनिकेशन रिलाइज ओनली ऑन मेमोरी। ओरल कम्युनिकेशन केवल मेमोरी पर डिपेंड करता है और मेमोरी कभी भी फॉल्टी हो सकती है। मान लीजिए आपको गलत याद है तो आप गलत ही बताएंगे, गलत डेटा याद है, गलत स्टेटिस्टिक्स याद हैं तो आप गलत ही बताएंगे। तो ओरल कम्युनिकेशन, ये भी पॉइंट आपकी कॉपी को बहुत डिफ़र करेगा जो और बच्चों ने नहीं लिखा होगा। ओरल कम्युनिकेशन एक तरह से मेमोरी पर डिपेंड करता है। यहाँ रिलाइज की जगह डिपेंड्स भी लिख सकते हैं, और मेमोरी फॉल्टी हो सकती है। ओरल कम्युनिकेशन क्रिस्प और प्रिसाइज नहीं रहता। देखिए, जब आप रिटन कम्युनिकेशन में ड्राफ्टिंग करते हैं तो आप बहुत सारी, एक बार ड्राफ्टिंग करते हैं फिर उसे रीड करते हैं, तो क्या होता है कि जब आप 2 बार 3 बार ड्राफ्टिंग करने के बाद फाइनली आप डालते हैं तो उसमें क्रिस्पनेस आ जाती है, शॉर्टनेस आ जाती है, वो टू दी पॉइंट हो जाता है, अप टू द मार्क हो जाता है, ठीक है, टू दी पॉइंट और अप टू द मार्क हो जाता है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में हमें जो भी है बोलना है, इंस्टेंटली बोलना है, इमिडिएटली बोलना है, तो हम उसमें नाप तोल कर नहीं बोल पाते हैं, मीटर्ड और मेजर्ड टोन में नहीं बोल पाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ नॉइज, डिस्टेंस, अदर डिस्ट्रैक्शंस। ओरल कम्युनिकेशन जो है वो हैम्पर हो सकता है, रुक सकता है, अटक सकता है, किसके कारण? नॉइज़ के कारण, है ना। कई बार आपने भी वीडियोस में कहा है कि मैम पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है ना। डिस्टेंस, अगर सेंडर और रिसीवर बहुत ज़्यादा डिस्टेंट, एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं तो भी दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली नहीं सुन पाएंगे। बहुत सारे और भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन ना याद रहे तो बैरियर्स लिख दीजिएगा, सिंपल सा वर्ड है। तो ओरल कम्युनिकेशन कई बार और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस से रुक सकता है, जैसे नॉइज़, डिस्टेंस और बहुत सारी चीज़ें। एक आता है इसमें ओरल कम्युनिकेशन जो है दैट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। तो मान लीजिए आपकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है और मैंने आपको इंग्लिश में बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक आपका इसमें ये भी डिमेरिट हो सकती है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है दैट मे बी हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ, मे बी हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप इमोशनल आउटबर्स्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इमोशनल आउटबर्स्ट में होते हैं जब आप, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं तो आप बोल नहीं पाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड होते हैं तो भी आप बोल नहीं पाते हैं। तो देखिए, इसकी एक लाभ तो हमने ये बताया था कि ह्यूमन एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू पता चल जाती हैं, लेकिन साइड बाय साइड ओरल कम्युनिकेशन बिगड़ भी जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है, हैम्पर्ड हो जाता है इमोशनल आउटबर्स्ट के कारण। जब आप इन ए फिट ऑफ एंगर होते हैं, जब आप इन ए फिट ऑफ एक्साइटमेंट होते हैं तो आप बोल नहीं पाते हैं, अपने फीलिंग्स को अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ हमारे थे। और ओरल कम्युनिकेशन देखिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, आएगा ज़रूर, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा 2025 के लिए। अगला आता है पब्लिक स्पीकिंग। अब देखिए 2 मार्क्स में आ सकता है कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है। तो देखिए, पब्लिक स्पीकिंग एक प्रैक्टिस है, या हम आर्ट भी बोल सकते हैं, या हम स्टाइल बोल सकते हैं। तो किस चीज़ का स्टाइल है? एक पर्टिकुलर टॉपिक को लाइव ऑडियंस को डिलीवर करने की आर्ट है। इसमें जो लाइव ऑडियंस है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारी ऑडियंस सामने होती है, आमने सामने होती है। तो जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लाइव ऑडियंस को डिलीवर करते हैं तो उसकी जो एक आर्ट है, प्रैक्टिस है, वही पब्लिक स्पीकिंग है। अब हम इसे बॉक्स में कर देंगे, इस बच्चे ने नहीं कर रखा है बट हम करेंगे। इट इज़ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग ए स्पेसिफिक टॉपिक टू द स्पेसिफिक ऑडियंस, दोनों चीज़ें याद रखना, विद ए स्पेसिफिक पर्पस, टारगेट या गोल। जब हम एक स्पेसिफिक टारगेट, गोल, पर्पस लेकर एक स्पेसिफिक ऑडियंस को एक स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वो पब्लिक स्पीकिंग होता है। फॉर एग्जांपल, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, AKTU के एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं,
तो मैं आपको इस एग्ज़ामिनेशन जो फोबिया है उससे दूर करने के लिए, स्ट्रेस से दूर करने के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तो जो मेरी ऑडियंस होगी वो भी स्पेसिफिक होगी, यानी सारे एग्ज़ामिनीज़ जिनको स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है वो होंगे। मेरा गोल क्या होगा, एक स्पेसिफिक गोल होगा कि हाउ टू रिमूव एग्जामिनेशन फियर, है ना, और मेरा टॉपिक भी बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। तो जब हम स्पेसिफिक टॉपिक को, स्पेसिफिक ऑडियंस को, स्पेसिफिक गोल लेकर डिलीवर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। और लाइव होनी चाहिए लेकिन वो ऑडियंस। जनरली इसका एम क्या होता है, ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना, और मोटिवेटिंग पीपल टू डू ए स्पेसिफिक टास्क, टू टेक अप ए स्पेसिफिक टास्क। तो मोटिवेशन हो गया, इंस्पायरिंग पीपल हो गया, गाइडिंग पीपल हो गया, ये सब आप लिख सकते हैं। पर्पस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में देखिए बहुत सारे हैं। इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश देना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या हो गया, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, है ना, व्हेन टू डू, ये सारे इंस्ट्रक्शन हो गए। इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, और एक होता है परसुएट करना। परसुएट का मतलब होता है लोगों को अपने विचार या अपनी पॉलिसी या अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करना, मनवाना, है ना। तो ये तो मोटा मोटी 3 हैं, इन्फॉर्म करना, परसुएट करना और इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, लोगों को कई बार हमें अपग्रेड करना होता है, अप स्किल करना होता है, उनकी स्किल को आगे बढ़ाना होता है। कई बार हमें उनको एजुकेट करना होता है। क्या करना होता है, एजुकेट करना होता है, ट्रेन करना होता है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी में, नई चीज़ों में ट्रेन करना होता है। कई बार हमें उनको टीच करना होता है ना। कई बार हमें उनको लीड करना होता है। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना होता है। और कई बार एक इसमें नहीं लिखा है, टू एंटरटेन, कई बार हमें एंटरटेनमेंट पर्पस से भी उनको पब्लिक स्पीकिंग देनी होती है। एंटरटेनमेंट का मतलब है मनोरंजन देना, जैसे कपिल शर्मा शो एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप दीजिएगा। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो देखिए 4 एलिमेंट हैं। हु, या तो आप चार्ट बना दीजिएगा इस तरह, हु, टू whom, विद वॉट मीडियम और विद वॉट इफेक्ट। तो हु का मतलब है कि कौन दे रहा है, द स्पीकर। अब जब हम स्पीकर के बारे में बात करते हैं तो हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो यहाँ नहीं लिखी हैं। क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, है ना। अब बॉडी लैंग्वेज में हमारा जेस्चर, पोस्चर सब कुछ आ जाता है। जेस्चर, पोस्चर, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन, फिजिकल अपीयरेंस, ये सब आ जाती है। और हमें क्या लिखना, इसमें ध्यान रखना है, पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक में हमारा आता है टोन, रेट, पेस, है ना, इंटोनेशन, ये सब आ जाता है इसमें, राइट। और इसके अलावा हमें क्या देखना है, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में हमारा ये तो बॉडी लैंग्वेज हो ही गया। तो ये तीनों चीज़ें हमें, दोनों चीज़ें हमें देखनी होती हैं स्पीकर के बारे में। जब भी हम डिसाइड करते हैं तो हमें खुद का बॉडी लैंग्वेज चेक करना होता है, जेस्चर, पोस्चर, आई कंटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। और पैरालिंग्विस्टिक में हमें अपनी टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन, रेट, पेस पर हमें अपना फोकस करना होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है टू होम, यानी जो हमें पब्लिक स्पीकिंग देना है, हमारा जो ऑडियंस का सेक्ट है, सेक्ट का मतलब वर्ग है, वो कौन है, हमारी ऑडियंस कौन है। तो जब हम ऑडियंस के बारे में विचार करते हैं तो हमें विचार करना होता है उनकी एज के बारे में, उनका जेंडर के बारे में, कि मैक्सिमम किस एज के लोग हमारे पास आने वाले हैं। प्राइमरली हमारे पास फीमेल ज़्यादा रहने वाली हैं या मेल का जेंडर रहने वाला है। तो हम उनकी उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए अपना कंटेंट डिज़ाइन करेंगे। लाइकिंग, डिसलाइकिंग उनकी क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड उनका क्या है ना। कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब वो साउथर्न ईस्ट पीपल हैं, वेस्टर्न पीपल हैं, रूरल पीपल हैं, है ना, या फिर उनका जो है कारपोरेट के बंदे हैं, तो वो सब चीज़। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनका पता होना चाहिए कि उनका IQ कैसा है, यानी उनकी समझने की शक्ति कैसी है। इसके अलावा हमें देखना होता है उनका लैंग्वेजेस नोन टू दैम, क्या क्या लैंग्वेजेस उन्हें आती हैं। आपने मान लीजिए हिंदी वालों को इंग्लिश में दे दिया, इंग्लिश वालों को हिंदी में दे दिया, तो सारा कंटेंट तो बेकार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखनी होती हैं। अब आता है थर्ड,
विद व्हाट इफेक्ट, यानी जो हम पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया था कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक टारगेट लेकर। तो जो भी हम अपना पब्लिक स्पीकिंग देने जा रहे हैं उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, हमारा मिशन क्या है, हमारा टारगेट गोल क्या है, और हम क्या नतीजे, आउटकम का मतलब क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आउटकम हम उनकी क्या, किस आउटकम की हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जब हमारा पब्लिक स्पीकिंग हो जाए तो लोगों को कितना कुछ समझ में आ जाए, कितना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या वो कितना अपग्रेड हो जाए। ठीक है, अब आता है चौथा, यूजिंग व्हाट मीडियम। जो भी हम पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं वो हम किस मीडियम के थ्रू करेंगे, वेदर वी आर गोइंग टू यूज़ प्रोजेक्टर और स्लाइड्स, वेदर वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, वेदर वी आर गोइंग टू यूज़ चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स, टेबल्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने पब्लिक स्पीकिंग देने से पहले डिसाइड करनी होंगी, डेलिबरेटली एक अपने माइंड में खाका तैयार करना होगा, प्रिपरेशंस करनी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, अब देखिए पब्लिक स्पीकिंग के 3 एलिमेंट हैं, वो यहाँ पर ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, वर्बलाइज, वोकलाइज और विजुअलाइज। ठीक है, वर्बलाइज की तरफ बढ़ते हैं। वर्बलाइज का मतलब है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जो वीक बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ इतना, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच द स्पीकर इज़ गोइंग टू यूज़। अब जो वर्ड्स वो यूज़ करने जा रहा है उसे अपने शब्दों का चयन देखना होगा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखना होगा, जो शब्द हों वो प्लेन हो, इफ़ेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ऑर्नामेंटेशन नहीं होना चाहिए, अलंकारिक भाषा नहीं होनी चाहिए, प्लेन भाषा होनी चाहिए बट इफ़ेक्टिव भाषा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जारगॉन्स का यूज़ नहीं करना है, जारगॉन्स का यूज़ नहीं करना है, टेक्निकल फ्रेजेस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो आम आदमी की पहुंच से, समझ से बाहर होती है, तो ये सब नहीं करना है। कंटेंट क्वालिटी, जो हमारा कंटेंट हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत रिसर्चफुल होना चाहिए, तो कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देना है। और जो भी हम कंटेंट बनाने जा रहे हैं वो प्रॉपरली उसको दैट शुड बी सपोर्टेड विद सम वैलिड डेटा, स्टेटिस्टिक्स। जो भी कहने जा रहे हैं उसके सपोर्ट में कुछ डेटा डालें। जैसे मान लीजिए हम कहने जा रहे हैं कि भारत की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो हम हर सेंसस का एक डेटा डालें कि 1991 की जनगणना के अनुसार इतनी थी हमारी और अब इतनी हो गई। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल रिसर्च इनटू कंटेंट, जो हम कंटेंट बनाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल रिसर्च करनी होगी हमें। उसे ड्राफ्ट करने से पहले हमें बहुत सारी वेबसाइट से पढ़ना होगा, हमें बहुत सारी मैगजीन्स पढ़नी होंगी, जो भी टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने होंगे, ब्लॉग्स पढ़ने होंगे, पॉडकास्ट देख सकते हैं हम। आजकल तो इतने सारे मीडियम है, लेकिन जो भी हम जो भी हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक पर हमें इंटेलेक्चुअल रिसर्च करनी है, प्रॉपर रिसर्च करनी है। तो देखिए इसमें वर्बलाइज में क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर रिसर्च और कंटेंट क्वालिटी। टू वोकलाइज, वोकलाइज का मतलब होता है वोकल, वोकल का मतलब होता है गले से बोलना। तो इट मीन्स हाउ यू डिलीवर योर कंटेंट। किसी को कुछ भी याद ना रहे, इतना याद रखेगा कि डिलीवरी क्या है, वॉइस डिलीवरी क्या है। अब जब हम वॉइस डिलीवरी की बात करते हैं तो वॉइस डिलीवरी केवल वर्ड्स से ही तो नहीं होती, वोकल कॉर्ड्स से तो नहीं होती, बल्कि हमें इसमें पैरालिंग्विस्टिक के सारे मीटर्स अप्लाई करने होते हैं। तो हम जो अपना कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं वो मल्टीपल डिवाइसेस का यूज़ करके हमें करना है। रेट पेस का ध्यान रखना है, 1 मिनट में कितने वर्ड बोलने हैं, पिच कहाँ पर हाई पिच में बोलना है, कहाँ पर लो पिच में बोलना है, कहाँ पर मीडियम पिच में बोलना है, रिदम हमारा ध्यान रखना चाहिए, इंटोनेशन हमारा पता होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, एक्सेंट डायलेक्ट सही होना चाहिए। इसके अलावा जेस्चर और पोस्चर पर भी ध्यान देना है। क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि ऑडियंस हमसे कनेक्ट हो सके और हमारा कंटेंट जो है क्या हो सके, उसका रिटेंशन बढ़ सके। अब अगला आता है विजुअलाइज। विजुअलाइज में 2 चीज़ें आती हैं कि हाउ द ऑडियंस विजुअलाइज यू एंड योर प्रेजेंटेशन। आपका जब एक बार प्रेजेंटेशन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग ख़त्म हो गया, तो ऑडियंस आपके बारे में किस तरह से विजुअलाइजेशन करती है, अपने माइंड में एक पिक्चर तैयार करती है, आपकी इमेज को इम्प्रिंट करती है। कैसे इम्प्रिंट करती है, ठीक है, आपको और आपकी प्रेजेंटेशन को। तो जो आपको इम्प्रिंट करेगी वो कैसे करेगी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से, आपकी ग्रिप ऑन सब्जेक्ट पर आपकी ग्रिप कितनी थी, है ना, पकड़ कितनी थी, मजबूत पकड़ होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रिप। आपका पोस्चर कैसा था, जेस्चर कैसा था, आई कंटेक्ट कैसा था,
है ना, आपका कूल, काम, पॉजिटिव, फ्रेंडली अप्रोच लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस क्या करता है? आपका कूल, काम, फ्रेंडली और पॉजिटिव अप्रोच। तो ये तीनों चीज़ें थी जो पिलर्स हैं। अब इसमें आता है प्रेजेंटेशन को कैसे आप विजुलाइज कराएंगे, ये मैंने लिखा नहीं है, ये और लिख लीजिए। जो आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो रिसर्चफुल होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और कैसा होना चाहिए? इजी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आपको ये आर्ट आनी चाहिए कि किस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को भी इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में कर पाएँ डिलीवर। टिप्स टू रिमूव स्टेज फियर, ये सभी बच्चे तैयार कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी टिप्स को फॉलो करना होगा। और जब भी हम टिप्स वाले क्वेश्चन लिखेंगे तो देखिए, एक टिप जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो वी हैव टू ड्रॉप वन लाइन, और इसमें जो अंदर के वर्ड्स हैं उसको आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करना होगा। सेलेक्ट टॉपिक फर्स्ट, सबसे पहले तो टॉपिक को सेलेक्ट करना आवश्यक है। उसके बाद रीड ए लॉट अबाउट द टॉपिक, जो भी टॉपिक लिया है उसके बारे में बहुत सारा पढ़ना है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब वो कहाँ से पढ़ना है? या तो वेबसाइट से पढ़िए, जर्नल से पढ़िए, मैगजीन से पढ़िए, न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन लीजिए, पॉडकास्ट देख सकते हैं, है ना, और ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। तो जहाँ से भी हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उतना हमें गैदर करना है। ये सब हो गया। अब प्रिपेयर मोर मटेरियल दैन इज़ रिक्वायर्ड, जितने मटेरियल की ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, उससे कुछ ज़्यादा मटेरियल हमें गैदर करना है। जैसे मान लीजिए 60 मिनट का है हमारा प्रेजेंटेशन पब्लिक स्पीकिंग, तो हमें कम से कम 90 मिनट का या 75-80 मिनट का हमें तैयार करके रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि मान लीजिए आपको कुछ पॉइंट भूल गए हैं तो आपको वहाँ पर नया कुछ ऐड ऑन करने के लिए काफ़ी सारा स्कोप मिल जाएगा। तो आपका जो नर्वसनेस है, आपका जो फियर है, वो ख़त्म हो जाएगा। प्रिपेयर ए वेल रिसर्च्ड एंड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड स्क्रिप्ट, जब आप पूरा कंटेंट पढ़ लें, उसका ड्राफ्टिंग कर रहे हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सिस्टमेटिकली अरेंज्ड स्क्रिप्ट तैयार करनी है। बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज की हुई स्क्रिप्ट तैयार करनी है, आउटलाइन बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करनी है। उनके अंदर क्या क्या कंटेंट आएगा, वो पॉइंट्स और सब पॉइंट्स आपको अच्छे से गैदर करने हैं। योर स्क्रिप्ट शुड आंसर ऑल द प्रोबेबल क्वेरीज, प्रोबेबल का मतलब संभावित। आपकी स्क्रिप्ट ऐसी हो कि वो ऑडियंस के सभी संभावित क्वेरीज का, डाउट्स का आंसर दे सके जो ऑडियंस पूछ सकता है आपसे। कीप ऑन अटेंडिंग पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स, अब क्या करना है, हमें पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स अटेंड करते रहना है टाइम टू टाइम, सो दैट वी कैन इमिटेट अदर स्पीकर्स स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, है ना, ये सब कुछ हम जिससे उन लोगों का स्टाइल इमिटेट कर सकें, कॉपी कर सकें, देख सकें, नोटिस कर सकें। रीच द वेन्यू एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर, अब जो वेन्यू है उस पर लगभग आधे घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, और सारे नेसेसरी अरेंजमेंट बिफोर हैंड का मतलब पहले से ही चेक कर लेने चाहिए। जैसे माइक सही काम कर रहा है या नहीं, ये भी स्पीकर का ही काम होता है ना। कुछ लगे आपको कि प्रॉब्लम है तो आप ऑर्गेनाइजर से कहकर सही करवा दीजिए, और अपने आप को भी सुव्यवस्थित कर लीजिए, है ना। टू अरेंज योर सेल्फ एंड टू अरेंज ऑल द अरेंजमेंट्स यू हैव टू रीच एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम। ट्राई टू यूज़ सम हेल्दी ह्यूमर, अपना कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक क्यों ना हो, थोड़ा सा हेल्दी ह्यूमर अगर आप इन्फ्यूज़ कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उससे क्या होगा, आप भी रिलैक्स रहेंगे और आपकी ऑडियंस भी रिलैक्स रहेगी। टेक सम डीप ब्रीथ एंड रिफ्रेश योर सेल्फ, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अफ्रेश करने के लिए कुछ डीप ब्रीथ भी ले लेना चाहिए। जब आपको पब्लिक स्पीकिंग देनी हो, उससे पिछली रात को आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी एक साउंड स्लीप लेने की ज़रूरत है, ताकि आप जब सुबह जगें तो आपका आँखें आपकी एकदम चमकीली हों, है ना, ब्राइट हों, और फेस आपका पेल ना हो, पीला ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वन एंड ओनली वे to remove stage fear is to go for constant and regular practices, rehearsals। जितनी ज़्यादा आप रिहर्सल करेंगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्स्टेंटली रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर प्रैक्टिस के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, हर प्रैक्टिस के बाद आपका जो स्टेज फियर है वो रिमूव होगा। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप होते जाएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है, रोल ऑफ क्लैरिटी इन पब्लिक स्पीकिंग, ये भी आ सकता है।
ये आएगा बी सेक्शन में 2025 के लिए। तो देखिए ये है रोल ऑफ क्लैरिटी, कन्फ्यूज़न एंड फ्लुएंसी, रोल ऑफ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी इन पब्लिक स्पीकिंग। तो देखिए हम एक एक करके बताएंगे कि क्लैरिटी का रोल क्या है और क्लैरिटी को लाएंगे कैसे। आसान सा क्वेश्चन है, क्लैरिटी का रोल क्या है। अगर आपका मैसेज क्लियर है तो इससे क्या होगा, क्लैरिटी कन्वेज द मीनिंग ट्रांसपेरेंटली। क्लैरिटी क्या करती है, हमारे मीनिंग को ट्रांसपेरेंटली क्लियर कन्वे करती है, पहुंचाती है, विदाउट अराइजिंग इवन ए स्लाइट ऑफ डाउट। डाउट अराइज नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज नहीं होती, कन्फ्यूज़न नहीं रहते हैं। तो क्लैरिटी का सबसे पहला रोल है मीनिंग को ट्रांसपेरेंटली कन्वे करना विदाउट अराइजिंग एनी डाउट, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। क्लैरिटी अगर होती है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली हमसे कनेक्ट हो जाता है और ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ऑडियंस रिटेंशन का मतलब है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये मेरी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन है। तो ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने के लिए क्लियर मैसेज है तो ऑडियंस आपसे जुड़ी रहेगी, और जुड़ी रहेगी तो लास्ट तक जुड़ी रहेगी, है ना। क्लैरिटी वाइप्स आउट ऑल द कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डाउट्स, ये मैंने यहाँ पर बता ही दिया था। तो क्लैरिटी जो है सारे कन्फ्यूज़न को, डाउट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग को वाइप आउट करती है, पोंछती है, हटाती है, रिमूव करती है। क्लियर मैसेज इज मोर परसुएसिव एंड मोर कन्विंसिंग। क्लियर मैसेज होता है तो वो ज़्यादा कन्विंसिंग होता है, ज़्यादा परसुएसिव होता है, यानी आप उसकी मदद से आराम से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये 4 फ़ायदे हैं। अब ये क्लैरिटी कैसे लाई जाए, देखिए अगर आपको अपने मैसेज को क्लियर बनाना है तो आपको सिंपल, प्लेन, इफ़ेक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करना होगा जो फ्री फ्रॉम जार्गन्स हो, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल फ्रेजियोलॉजी, जार्गन्स से फ्री, सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का यूज़ करना है। सिंपल, प्लेन बट इफ़ेक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करना है। अब आपको क्लियर बनाना है मैसेज को, तो क्या करना है, आपको थोड़ा सपोर्टिंग डाटा देना पड़ेगा। टेबल, ग्राफ, मैप, पिक्चर आप डाल सकते हैं, है ना। जितनी इन चीज़ों की हेल्प लेंगे आपका मैसेज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एक आपको क्या करना है, एग्जाम्पल का यूज़ करना है। आपने देखा होगा कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती, एग्जाम्पल दे के समझाओ तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को से अगर आप उसे रिलेटेबल बना देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। रियल लाइफ सिचुएशन से अगर आप उसे कनेक्ट कर देते हैं तो भी आपके ऑडियंस को आपकी चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आता है रोल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये नहीं है, कॉन्फिडेंस का क्या रोल है। अब कॉन्फिडेंट स्पीकर्स आर टेकन एज मोर क्रेडिबल, मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर ट्रस्टवर्दी। आपने एक बात नोटिस करी है, अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अगर आप खुद ही शेकिंग हो रहे होंगे, आप खुद ही डर रहे होंगे, तो आपकी ऑडियंस कैसा फील करेगी। देखिए ये एक ऐसा नशा है जो ऑडियंस की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये एक ऐसा कॉन्टेजियस डिजीज़ है जो ऑटोमेटिकली ऑडियंस कैच कर लेती है। बड़ी जल्दी पहचान हो जाती है कि हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर और हाउ मच इनकॉन्फिडेंट यू आर। तो देखिए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो यू विल बी टेकन एज मोर क्रेडिबल, आपकी ज़्यादा साख मानी जाएगी, आप ज़्यादा रेप्यूटेड माने जाएंगे, आपकी ज़्यादा फेम, मतलब आप पे लोग ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे, आप ज़्यादा जिम्मेदार माने जाएंगे और आप पर लोग ज़्यादा विश्वास दिखाएंगे। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो एंजाइटी नहीं होगी, नर्वसनेस नहीं होगी, फियर, फोबिया, स्ट्रेस आपको कभी भी नहीं होगा। तो ऐसा जो रिलैक्स्ड स्पीकर है वो ज़्यादा सुना जाता है। कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस का अटेंशन जो है अट्रैक्ट कर पाएंगे आप आसानी से और उनसे आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस एनहांसेस स्पीकर्स स्टेज परफॉर्मेंस। कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ है जो आपके स्टेज परफॉर्मेंस को एनहांस करती है और आपके बॉडी लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं स्ट्रेथन करती है, पॉजिटिव करती है। आपने देखा होगा जब भी आप थोड़ा सा शेकिंग हो रहे होते हैं तो आप एक कांपने लगते हैं, है ना, आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी स्माइल गायब हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस ही आपकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करती है और आपकी स्टेज परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। अब बात आती है कि कॉन्फिडेंस को अचीव कैसे करें। तो देखिए कॉन्फिडेंस कहने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप जितनी रिहर्सल करेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना हर प्रैक्टिस के साथ, हर रिहर्सल के बाद आप ऑटोमेटिकली अपने कॉन्फिडेंस में आधा इंच, 1 इंच, है ना, थोड़ा थोड़ा करके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इस तरह से आप बूस्टअप देखेंगे। एक आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि कई बार आप
स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में पब्लिक को फेस कर रहे हैं, पब्लिक ने पीछे से कुछ नेगेटिव रिमार्क कर दिया, कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो हूटिंग होने लगती है, तो आप इन सब चीज़ों को बड़ा कूलली लीजिए और बहुत इन्जॉय करिए इन चीज़ों को, पॉजिटिव माइंडसेट से देखिए, है ना। सीक फीडबैक एंड पे अटेंशन टू क्रिटिसिज्म, आप फीडबैक लेते रहिए। जब भी आप कोई भी पब्लिक स्पीकिंग दें तो आप अपने वेल विशर्स जो हैं, अपने जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, अपने मेंटोर्स से, अपने टीचर्स से, या जो भी आपके बड़े हैं उनसे क्या करेंगे, आप एक फीडबैक लेंगे और क्रिटिसिज्म जो भी आपका आ रहा है, जो भी आपकी आलोचना आ रही है, उस पर अच्छे से वर्कआउट करेंगे। इम्प्रूव विद ईच प्रैक्टिस, हर प्रैक्टिस के साथ अपने आप को इम्प्रूव करिए। ये एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस वुड आल्सो फिल इन यू रिच कॉन्फिडेंस। तो विजुअलाइज करिए सक्सेस को। देखिए, अगर आप सक्सेस का विजुअलाइजेशन करेंगे, मतलब आप जो है पहला स्पीकिंग दे के आए, अपना पब्लिक स्पीकिंग करके आए, आप ये विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि आप बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं और जो है संदीप माहेश्वरी की तरह आपकी ऑडियंस में बहुत ऑडियंस जुड़ रही है। तो इस तरह से कुछ अपना जब विजुअलाइजेशन करेंगे ना सक्सेस का, कि आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं या हो रहे हैं या हो जाएंगे, तो उससे भी आपको एक बहुत तगड़ा बूस्टअप मिलेगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल में। तो विजुअलाइज करिए सक्सेस को। अब आता है रोल ऑफ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का क्या रोल है? देखिए, फ्लुएंसी का भी वही रोल है। अगर आप फ्लुएंट हैं, अगर आप अटक जाते हैं बीच में, तो कौन ऑडियंस आपको सुनेगा, है ना। अगर आप अटक जाते हैं तो कौन आप पर विश्वास दिखाएगा। तो फ्लुएंट स्पीकर्स आर आल्सो टेकन एज मोर क्रेडिबल, मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर ट्रस्टवर्दी। ठीक है, फ्लुएंट स्पीकर जो है वो ज़्यादा परसुएसिव होते हैं, ज़्यादा कन्विंसिंग होते हैं, है ना। फ्लुएंट स्पीकर्स आराम से कनेक्ट कर लेते हैं अपनी ऑडियंस से, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, एफर्टलेसली वो कनेक्ट कर पाते हैं, एफर्टलेसली कनेक्ट कर पाते हैं। अब आते हैं हाउ टू मेंटेन फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के लिए भी क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस और रिहर्सल ज़रूरी है ना। और क्या है, आपको क्या करना है कि आप ना शुरू में क्या करिए, आउटलाइन तैयार करिए, बड़ी छोटी छोटी, बड़ी इजी, शॉर्ट, पर्पोसिव का मतलब हाईली पर्पोसिव होनी चाहिए, एक उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी आउटलाइन तैयार करिए और उनके अंदर का बोलना शुरू करिए। यूज़ सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज, सिंपल और प्लेन लैंग्वेज रखिए, जर्गॉन फ्री होनी चाहिए। दूसरा आपका क्या है कि स्टोरी, कोटेशन, पोइटिक लाइंस आप इन्फ्यूज़ कराते चलिए स्टोरी में, अपनी पब्लिक स्पीकिंग में, तो उससे भी फ्लुएंसी मेंटेन हो जाती है, कनेक्टिविटी भी हो जाती है ऑडियंस की। रिकॉर्ड योर वॉइस, ये बहुत अच्छा मेथड है। अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए और इसे खुद सुनिए। फाइंड फ्लॉज, इसमें जो कमी आ रही हैं, फ्लॉज का मतलब जो इसमें कमी आ रही हैं, जो रिक्त स्थान है, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, जो गैप्स हैं, उन पर नोटिस करिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरी कमी यहाँ पर आ रही है। जो गैप्स हैं, जो फ्लॉज हैं, उन पर नोटिस करिए और दोबारा से रीप्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से आपका अच्छा हो जाएगा। अब ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट में देखिए मैं रखूँगी पब्लिक स्पीकिंग के पिलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओरल कम्युनिकेशन और फिर उसके बाद पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक को अगर हम देखें तो पैरालिंग्विस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। पैरालिंग्विस्टिक, पैरा का मतलब होता है बिसाइड्स, मतलब इससे अलग हटकर, और लिंग्विस्टिक का मतलब तो सभी को पता है कि रिलेटेड टू लैंग्वेज। रिचार्ड ने ये कहा था कि पैरालिंग्विस्टिक इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज और स्पीच। रिचार्ड ने ये बोला था कि पैरालिंग्विस्टिक में वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज या वर्बल और नॉन वर्बल स्पीच आती है। जॉन की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है, और जब भी आप डेफिनेशन दें तो आप उसे अलग से बॉक्स में कर दें। जॉन ने ये कहा था कि वी स्पीक विद आवर वोकल फोल्ड्स, हम अपने वोकल फोल्ड से बोलते हैं, बट वी कन्वर्स है यहाँ पर, बट वी कन्वर्स विद आवर एंटायर बॉडी, लेकिन हमारी पूरी बॉडी कन्वर्सेशन कर रही होती है, पूरी बॉडी से कुछ ना कुछ बातें कन्वे हो रही होती हैं। पैरालिंग्विस्टिक के जो एलिमेंट हैं वो है रेट, पेस, पॉज, पिच, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, आर्टिकुलेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 2 मार्क्स में भी, इसमें अलग अलग जो एलिमेंट है ना वो 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। जैसे पिच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक, फिर उसके बाद स्लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी वीडियो ख़त्म होने पर। ठीक है, इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम पूरा ही देख लेते हैं। अब अगर हम पॉज की बात करें तो पॉज क्या है? पॉज का मतलब ये यहाँ से शुरू हो रहा है। पॉज क्या है? स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ साइलेंस टू ब्रिंग क्लैरिटी। जब हम साइलेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन साइलेंस का यूज़ कैसे करते हैं? रणनीति पूर्वक करते हैं, यानी प्लानिंग वे में करते हैं।
स्ट्रैटेजिक नहीं याद हो तो प्लान्ड याद कर लीजिएगा। जब हम प्लान्ड वे में साइलेंस का यूज़ करते हैं क्लैरिटी को लाने के लिए, तो वो ही पॉज होता है। इन्होंने आगे और समझाया है पॉज का मतलब क्या है, टू स्टॉप टेम्पोरेरली, बीच बीच में रुक कर बोलना, स्पीक ब्रीफली, इंटरप्शन ऑफ एक्शन, बोलने के एक्शन में थोड़ा इंटरप्शन करना। अब इसका क्या रोल है, इसका रोल क्या है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, कंटेंट को में अंडरस्टैंडिंग लाने में मदद करता है, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। पॉज आता कब है, ये बॉक्स में लिखिएगा। पॉज कम्स ऑटोमेटिकली इन बिटवीन द मेजर पोर्शंस ऑफ द स्पीच, स्पीच के मेजर पोर्शंस में ऑटोमेटिकली आ जाता है। पिच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से देखिए, याद भी करिएगा। पिच का मतलब क्या है कि जो स्केल पर हाई और लो नोट लगते हैं वो हमारा पिच कहलाता है। अब देखिए, जो लोग गाना गाते हैं उन्हें स्केल का पता होगा। जब आप बोलते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो एक वेव्स आती हैं ना, तो एक स्केल होता है बोलने का, उसमें जब हम हाई और लो नोट लगाते हैं वो हमारा पिच है। पिच का मतलब क्या है कि स्केल पर कितनी बार हम वेरिएशन की रेट से बोलते हैं, कितनी बार हम अपनी आवाज़ को वेरिएशन करके विभिन्नता की दर से बोलते हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है, पिच जो है वो मूड और एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है स्पीकर के। पिच एक्सप्रेस करती है स्पीकर की इमोशनल स्टेट को, कि वो गुस्से में तो नहीं है, वो एग्जाइटमेंट में तो नहीं है, वो दुख में तो नहीं है, वो ओवरजॉयड तो नहीं है ना। इट हेल्प्स टू अवॉइड, ये जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है, इट हेल्प्स टू अवॉइड मोनोटोनस इम्पैक्ट इन द स्पीच। ये जो पिच है वो स्पीकर की स्पीच में जो मोनोटोनस वाला इम्पैक्ट है, जो नीरस बोर्डम वाला इम्पैक्ट है, उसे लाने से रोकती है। पिच ये भी इंडिकेट करती है कि स्पीकर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या सिंपली बोल रहा है। अब जैसे मैंने ये पूछा, अमन ज़रा ये बताना आज क्लास में कितने बच्चे आए थे, तो मेरे से पता चल जाएगा ना कि मैं क्वेश्चन आस्क कर रही हूँ। अमन जाओ और पानी लेकर आओ, तो उसमें पता चल जाएगा ऑर्डर है। रिक्वेस्ट, अमन प्लीज़ यार मुझे अपना रजिस्टर दे देना, तो उसमें रिक्वेस्ट आ गई। तो ऐसे ही जब हम बोल रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार वो तो बहुत अच्छा है, वो तो इतना अच्छा काम करता है, ये सब उसने बहुत हेल्प करी, तो ये हम सिंपली बोल रहे होते हैं। हाई पिच क्या इंडिकेट करती है कि हम इल मैनर्ड हैं, हम अनप्लीजेंट लगता है। जब भी आप चीख के बोलते हैं तो क्या लगता है, अनप्लीजेंट लगता है ना। और जब चीज़ अनप्लीजेंट लगती है वो इरिटेटेड लगती है, चाइल्डिश लगती है, बचकानापन लगता है। जबकि एक लो पिच का पर्सन जो है वो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जाना जाता है। जब भी आप किसी डीएम के ऑफिस में जाते हैं, डायरेक्टर के ऑफिस में जाते हैं, तो वो कितना शांत स्वर में, कितना धीरे धीरे बोलकर, लेकिन कितनी वजनी आवाज़ में बोलते हैं। तो लो पिच वाले पर्सन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मतलब उनको ये माना जाता है कि दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, उनकी ज़्यादा साख मानी जाती है, उनकी ज़्यादा अथॉरिटी मानी जाती है, उनकी सत्ता ज़्यादा मानी जाती है। रेट और पेस क्या है, रेट का मतलब है नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी स्पीक पर मिनट। क्या है ये, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी स्पीक पर मिनट। रेट रिफ्लेक्ट करता है मीनिंग और इम्प्रेशन को हमारे कम्युनिकेशन के। मोस्ट ऑफ अस स्पीक एट एन एवरेज ऑफ 150 वर्ड्स, ज़्यादातर हम लोग 150 वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं। लेकिन अगर हम 200 वर्ड्स पर मिनट बोलेंगे तो मैसेज जो है इंटेलिजिबल कहलाएगा, इंटेलेक्चुअल कहलाएगा। और अगर हम बहुत स्लोली बोलते हैं, यानी 150 से भी लेस देन 150 वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं अगर, तो क्या कहलाएंगे हम, ये माना जाएगा कि या तो हम में कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक का मतलब होता है कमी है, शॉर्ट ऑफ नॉलेज, या हम नॉलेज की कमी है हमारे अंदर, सोच सोच के बोल रहे हैं, या फिर हम इनएक्टिव और अनविलिंग का मतलब है अनिच्छुक कहलाएंगे, कि बोलने का मन नहीं है, बस खड़ा कर दिया और प्रेशराइज्ड हैं हम बोलने के लिए। आर्टिकुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलेशन का मतलब है स्पीकर शुड बी केयरफुल अबाउट नॉट टू स्लर, चॉप, टर्नकेट एंड ओमिट, ये ओमिट है, साउंड्स बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो ये वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में कुछ साउंड्स होती हैं, वो हमें चबानी नहीं होती, कतरनी नहीं होती हैं, दबानी नहीं होती हैं, मिटानी नहीं होती हैं। लेजी आर्टिकुलेशन और स्पीकिंग ओवर वर्ड्स विल लोअर डाउन योर क्रेडिबिलिटी एज ए स्पीकर। जो लेज़ी आर्टिकुलेशन है, यानी कि बहुत धीरे धीरे बोलना है ना, या फिर स्पीकिंग ओवर वर्ड्स, वर्ड्स के ऊपर वर्ड्स चढ़ा देना, सेंटेंस के ऊपर सेंटेंस चढ़ा देना, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करता है, डाउन करता है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए।
प्रोनाउंसिएशन एक वे है, एक मेथड है जिसमें साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, डिलीवर होती हैं। क्या होती हैं डिलीवर? साउंड्स या तो प्रोड्यूस होती हैं या डिलीवर होती हैं। हमें ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करना चाहिए। हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये आ गया, ये तो हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब आता है न्यूएंसेस ऑफ वॉइस डिलीवरी या मोड्स ऑफ वॉइस डिलीवरी या फिर टाइप्स ऑफ वॉइस डिलीवरी। देखिए भाई, अगर आपसे कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो अब मैं आती हूँ वीक बच्चों की तरफ। 2025 का फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने वाला क्वेश्चन ये है। आगे हम बताएंगे वीडियो के अंत में कि कौन सी क्वेश्चन को कौन सी प्रायोरिटी पर तैयार करें, लेकिन अभी सभी के लिए ये क्वेश्चन है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर तैयार कर लीजिए। और सेकंड प्रायोरिटी पर मैं अभी बता दूं प्रेजेंटेशन, जो कि हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, वो है। तो न्यूएंसेस ऑफ वॉइस डिलीवरी में क्या है कि अच्छी प्लानिंग जो है वो बैकबोन है अच्छे प्रेजेंटेशन की। लेकिन प्लानिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउ यू डिलीवर योर वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, है ना। और जब हम कैसे की बात करते हैं तो उसका मतलब है द मोड्स ऑफ वॉइस डिलीवरी। वॉइस डिलीवरी के मोड क्या हैं, टाइप क्या हैं। It is of course the power of speech that turns a dull and uninteresting content into a highly interesting and impressive one। ये स्पीच की पावर होती है जो एक ख़राब से ख़राब, डल से डल, बोरिंग से बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग से अनइंटरेस्टिंग टॉपिक में जान डाल देती है, लाइफ डाल देती है और उसे हाईली इंटरेस्टिंग बना देती है, हाईली इम्प्रेसिव बना देती है। लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, लोग उससे ज़्यादा रिलेट करते हैं, है ना। तो 4 मोड होते हैं वॉइस डिलीवरी के, ये आप चार्ट बना दीजिएगा। पहला आता है मैन्युस्क्रिप्ट। इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता है, स्क्रिप्ट का मतलब ही है कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है, और जब हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है तो हमारे पास हर वर्ड रिटन में होता है, वेल प्लान्ड होता है, और स्क्रिप्ट में सीक्वेंशियली अरेंज्ड होता है हर वर्ड, है ना। हमारे पास प्रॉपर नोट्स होते हैं या प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है। ये मेथड यूज़ कब होता है, जब आइडिया थोड़ा टफ हो, टफ का मतलब डिफ़िकल्ट हो, है ना, थोड़ा उलझा हुआ हो, टेक्निकल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर डाटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो जिसमें हमें डाटा ही डाटा बताना है, टेबल्स बतानी है ना, आंकड़े देने हैं, तो यहाँ वहाँ पर यूज़ होता है। एडवांटेज क्या है इसके, स्पीकर हैज़ एक्सेस टू एवरी वर्ड। क्योंकि उसके पास स्क्रिप्ट होती है तो उसे हर वर्ड पर उसकी रीच होती है, एक्सेस होती है, पहुँच होती है। और जब पहुंच होती है तो उसे कोई भी गैस वर्क नहीं करना होता, मेमोराइजेशन नहीं करना होता। जब मेमोराइजेशन नहीं करना होता तो स्पीकर ज़्यादा इजी फील करता है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। जब इजी और कंफर्टेबल होगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं। जब आप सारे दिन पेपर पर लगे रहेंगे तो आप आई कंटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। रॉन्ग एक्सेंट, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इम्प्रॉपर फ्लो जो है वो आपकी पूरी इफेक्ट, स्पीच का जो इफेक्ट है उसे डाउन कर देगा। मान लीजिए आपके लिख कर तो बहुत अच्छा लाए हैं, लेकिन ना तो आप आई कंटेक्ट कर पा रहे हैं और ना ही आपका एक्सेंट ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपका बिगड़ा हुआ है, तो बहुत ख़राब इम्पैक्ट हो जाएगा। अब आता है अगला मेमोराइजेशन। मेमोराइज्ड स्पीच जो है वो पूरी तरह से एडवांस में प्रिपेयर्ड होती है। इस टाइप की स्पीच में स्पीकर के पास कोई नोट्स नहीं होते, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है, जब आप स्पीच को मेमोराइज़ करते हैं तो ये बिल्कुल पोइम को मेमोराइज़ करने जैसा, टेबल को मेमोराइज़ करने जैसा नहीं है जिसमें आपको वर्ड बाय वर्ड या किसी फार्मूला को या क्या कहते हैं मेमोराइज़ करने जैसा नहीं है, जिसमें आपको हर वर्ड को मेमोराइज़ करना है, हर चीज़ को मेमोराइज़ करनी है एग्जैक्टली एज इज़ रिटन। तो आपको रोट नहीं करना है, रोट का मतलब रटना नहीं है आपको, बल्कि क्या करना है, आपको प्रिपेयर आउटलाइंस इंस्टेड, आपको आउटलाइंस बनानी है। और जैसे मान लो मैंने 4 आउटलाइन बनाई, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 इतने ही आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें सारे पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में रख कर बोलना है। तो पहली बार में क्या होगा, जब आपने 5 आउटलाइन बनाई, उनके अंदर मान लो 5 ही पॉइंट है, तो आप शायद 2 ही पॉइंट बोल पाएंगे उनके अंदर के। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप 5 के 5 पॉइंट आपको मेमोराइज हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस द कंटेंट अंटिल यू रिकॉल द कंटेंट। तब तक प्रैक्टिस करिए कंटेंट की जब तक आपको पूरा का पूरा कंटेंट रिकॉल नहीं हो जाता। इस तरह की जो मेमोराइजेशन वाली स्पीच है उसमें एडवांटेज क्या है कि क्योंकि कोई कागज़ का टुकड़ा तो होता नहीं है, स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, तो यू कैन इजीली मेंटेन आई कंटेक्ट विद योर ऑडियंस। डिसएडवांटेज क्या है, ही मे फील स्टक, फ्रीज्ड और नर्वस। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो सकता है, स्टक हो सकता है, अटक सकता है और फ्रीज हो सकता है। ही मे फील अनईजी,
उसे हमेशा मेमोराइजेशन का डर रहेगा, तो अनईजी फील कर सकता है, अनकंफर्टेबल फील कर सकता है और इनकॉन्फिडेंट फील कर सकता है। अब आता है एग्जाम बोर्ड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बोर्ड में क्या होता है, स्पीकर प्रिपेयर्स सम नोट्स इन एडवांस। एग्जाम बोर्ड में एक्चुअली कुछ नोट्स एडवांस में प्रिपेयर करके लाता है। ये नोट्स उसकी मेमोरी को ट्रिगर करते हैं। नोट्स भी क्या, आउटलाइन कह सकते हैं। एक्सटैम्पोर स्पीच इज़ द वन, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक्सटैम्पोर स्पीच इज़ द वन in which topic is given on the spot but some 3 to 5 minutes are given to prepare। एक्सटैम्पोर में क्या होता है कि टॉपिक दिया तो स्पॉट पर ही जाता है, मतलब वहीं पर दिया जाता है, लेकिन क्या है कि आपको 3 से 5 मिनट का टाइम मिल जाता है कि आप अब तैयार कर लीजिए। तो आप सारे पॉइंट मेमोराइज कर लेते हैं, एक जगह रिकलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है, स्पीकर कैन मेक आई कंटेक्ट इजीली, आप बहुत आराम से आई कंटेक्ट बना सकते हैं। आप कन्वर्सेशनल टोन में भी बोल सकते हैं, इंटरैक्टिव मोड में बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, वही है कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो आप स्टक हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, फॉरगेट कर लेंगे, है ना, भूल जाएंगे, अनईजी फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे और इनकन्वीनियंट, इनकम्फर्टेबल और क्या है, इनकॉन्फिडेंट फील करेंगे। इम्प्रॉम्प्टू क्या है, अब यहाँ से समझिएगा। इट इज़ ऑफ द कफ। ऑफ द कफ का मतलब तुरंत, ये बिल्कुल तुरंत इसमें बोलना होता है। दैट इज़ स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, जिसमें आपको बिल्कुल बिना तैयारी के बोलना होता है। यहाँ पर भी आपको ऑन द स्पॉट बोलना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, 3 से 5 मिनट का टाइम मिल रहा था आपको। इसमें ऑफ द कफ बोलना है। ऑफ द कफ का मतलब एकदम तुरंत उठा के, जैसे मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं मेरा, और मैंने इमीडिएटली आपको खड़ा कर दिया कि अमन उठो, बताओ क्या सुना अभी तक, है ना। इन दिस नो टाइम इज़ गिवन, इसमें कोई टाइम नहीं दिया जाता। स्पीकर हैज़ टू स्पीक रैंडमली, स्पीकर को रैंडमली बोलना होता है, तुरंत बोलना होता है। जैसे स्पीच मेड ऑन रिसीविंग सम अवार्ड, आपको जब कोई अवार्ड मिलता है तो आपसे कहा जाता है कि 2 शब्द बोल कर जाओ। फॉर्मल वेलकम एड्रेस में आपको करना हो सकता है ना। कई बार क्या होता है कि एंकरिंग कर रहे होते हैं, आपने 5 गेस्ट के लिए आपको बोला गया था और आपने 5 के लिए कुछ ना कुछ अच्छे वर्ड्स, अच्छी लाइंस तैयार करी हैं, लेकिन इमीडिएटली 6th और 7th गेस्ट जो है, न्यू गेस्ट आ गया, तो आपको नया तैयार करना होता है ना। वोट ऑफ थैंक्स में भी कई बार आपको इमीडिएटली बोलना पड़ता है। एडवांटेज क्या है इसमें कि स्पीकर के पास बहुत स्कोप है। ये देखिए, स्कोप बाउंड नहीं होता, आप कहीं से भी बोलना शुरू कर सकते हैं, किसी भी बारे में बोल सकते हैं और कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसका एक जो सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगता है कि स्पीकर में विन द हार्ट्स ओनली यूजिंग फ्यू वर्ड्स। 30 सेकंड में, 1 मिनट में आप बहुत आराम से लोगों का दिल जीत सकते हैं, बहुत ही कम वर्ड्स में आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। डिसएडवांटेज वही है कि स्टक हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, फॉरगेट कर लेंगे और इस डर से आप अनईजी फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, नर्वस फील करेंगे, है ना। अब आता है डिफरेंस इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटैम्पोर में। इम्प्रॉम्प्टू जो है अनप्लान्ड स्पीच है। मैंने अभी बताया था कि इम्प्रॉम्प्टू में क्या करना है कि ये ऑफ द कफ है, तो प्लानिंग तो करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता आपको, है ना। और एक्सटैम्पोर क्या है, टू स्पीक विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बट आप थोड़ा सा आपको प्लानिंग का टाइम मिल जाता है। कितने मिनट मिल जाते हैं, 3 से 5 मिनट। इन इम्प्रॉम्प्टू नॉट इवन ए सिंगल सेकेंड इज गिवन टू थिंक और रिकॉल। इम्प्रॉम्प्टू में एक सिंगल सेकेंड भी नहीं दिया जाता रिकॉल करने के लिए, थिंक करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, एक्सटैम्पोर में आपको 3 से 5 मिनट दिए जाते हैं रिकॉल करने के लिए, रिकलेक्ट करने के लिए। इट एम्प्लॉयज़ टू मोर कैजुअल एंड इनफॉर्मल टोन, इसमें मोर कैजुअल इनफॉर्मल टोन होती है, जबकि इसमें थोड़ी सी फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन आपको रखनी होती है। एग्जाम्पल, एडिंग सम न्यू गेस्ट इन एंकरिंग स्क्रिप्ट, स्पीच मेड वाइल रिसीविंग सम अवार्ड, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, है ना, ये नया है, ये जरूर लिख कर आइएगा। एग्जाम्पल, डिबेट में, स्पीच में, पैनल डिस्कशन में। तो ये इस तरह से था क्रोनोमिक्स। अब आता है नया टॉपिक क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का मतलब है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट में अगर बात करें तो आप टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से शुरू करिएगा, टाइम इज़ मनी। ये बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोली है, इसे आप ये कर लीजिएगा। और टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। तो ये भी आप जो है बॉक्स में लिख दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, ये 2 मार्क्स में देख लीजिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग ऑफ हाउ टू परफॉर्म वेरियस टास्क प्रोजेक्ट इन द अवेलेबल टाइम स्लॉट गिविंग सेटलिंग प्रायोरिटी। जब आप क्या कहते हैं, कुछ टास्क और प्रोजेक्ट को
प्रायोरिटी सेट करते हुए एक टाइम स्लॉट में, जो आपको टाइम स्लॉट मिला है उसमें परफॉर्म करते हैं, तो वो परफॉर्म करने का जो ऑर्गेनाइज करने की कला है, प्लानिंग करने की कला है, वही टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है कि किस तरह से आप डिफरेंट टास्क को टाइम स्लॉट में प्रायोरिटी सेट करते हुए ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी प्रोसेस को हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट का रोल क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैनेजमेंट से, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के फॉलोअर हैं, अगर आप टाइम मैनेजर हैं, एक अच्छे टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, डेलिब्रेटली मैनेज करते हैं, इंटेलिजेंटली मैनेज करते हैं, वाइजली करते हैं, तो इट साउंड्स यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड। इससे आपका पता चलता है कि हाउ मच ऑर्गेनाइज्ड यू आर, हाउ मच पंक्चुअल यू आर, हाउ मच सिंसियर यू आर, एंड वेल मैनर्ड का भी पता चलता है, हाउ मच वेल मैनर्ड यू आर, हाउ मच डिसिप्लिन्ड यू आर। कुछ ना समझ में आए तो इतना तो जरूर लिखिएगा, डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड। इट हेल्प्स टू कंप्लीट टास्क अहेड ऑफ टाइम। इससे आपको खुद भी मदद मिलती है कि आप टास्क को डेडलाइन से पहले, बिफोर डेडलाइन, आप उसको पूरा कर देते हैं। आपको बोला गया कि मंडे तक करना, आप संडे की रात को ही कर देंगे। स्टेइंग विद इन टाइम लिमिट इज़ ए साइन ऑफ कर्सी। ये विनम्रता का साइन है कि आप किसी को टाइम के कमिटमेंट को आप अपना टाइम पर ही पूरा करते हैं। मैनरिज्म का साइन है, प्रोफेशनलिज्म का भी साइन है। अब इंडिविजुअल्स की कैटेगरीज होती हैं। अगर हम टाइम के परिप्रेक्ष्य में देखें, टाइम के कंटेक्स्ट में देखें, तो दो तरह के लोग होते हैं, पॉलीक्रोमिक और मोनोक्रोमिक। पॉलीक्रोमिक जो होते हैं वो डू नॉट वैल्यू टाइम, वो टाइम की वैल्यू नहीं करते। अब जैसे ऐसे लोग हैं वो अपॉइंटमेंट को ब्रेक करते हैं, है ना। उन्होंने टाइम दे दिया आपको कि मैं कल आऊँगा, और वो नहीं आ रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे इवन। फॉर दैम पर्सनल इंगेजमेंट्स आर हायर देन प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़। उनके लिए पर्सनल इंगेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे किसी दूर के कज़िन की शादी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी, मैं क्या करूँगी कि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो होते रहें, है ना, मैंने तो पढ़ाना था जो पढ़ा दिया, अब तो मेरे लिए शादी इंपॉर्टेंट है और मैं 5-6 दिन की छुट्टी ले लूँगी। बट अगर मैं मोनोक्रोमिक होंगी तो क्या करूँगी, मैं अवॉइड करूँगी कि दूर का कज़िन है क्या ही जाऊँगी, या फिर मैं ये कहूँगी कि मैं 5-6 घंटे में जाकर आ जाऊँगी और बच्चों का एग्ज़ाम भी कर लूँगी, या फिर मैं ये करूँगी कि मैं फ़ोन पर अवेलेबल रहूँगी, है ना। तो पॉलीक्रोमिक लोगों के लिए पर्सनल इंगेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ जाती हों तो जाएँ। दे हैव नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस टू डिले। उनके पास बहुत सारे बहाने होंगे डिले करने के, प्रोक्रास्टिनेट करने के, टालने के, है ना। अब आते हैं मोनोक्रोमिक। मोनोक्रोमिक जो हैं वो टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग ग्रिप होता है एवरी मिनट पर, एवरी सेकेंड पर। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट ही आपको सक्सेसफुल बनाती है, सक्सेस होने की सबसे बड़ी चाबी है। ईच एंड एवरी मिनट उनका उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप में होता है। दे कंसंट्रेट ऑन देयर जॉब पर, असाइनमेंट पर, प्रोजेक्ट पर, लाइबिलिटीज़ पर फोकस्ड रहते हैं, हाईली फोकस्ड रहते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको कोई भी चीज़ उनको मतलब विचलित नहीं कर सकती। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपका फ्रेंड आया, यार बहुत अच्छी पिक्चर लगी है चल, आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आप मोनोक्रोमिक हैं। आपके लिए आपकी पढ़ाई पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। दे टेक टाइम कमिटमेंट्स सीरियसली। वो टाइम को लेकर किए हुए वादे बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि 10-15 पे आऊँगा, तो वो 10-14 पर ही आपके सामने होंगे, है ना। फॉर सच काइंड ऑफ पर्सन टाइम इज़ ए कमोडिटी एंड एन एसेट। ऐसे लोगों के लिए टाइम एक कमोडिटी है। कमोडिटी का मतलब सामान है। अब सामान देखिए, पैसों का ख़रीदा जाता है तो मूल्यवान होता है, तो उनके लिए सामान की उतनी ही वैल्यू है जितनी पैसे की है। क्योंकि देखिए, पैसा जो एक बार पैसा तो हम बार बार कमा सकते हैं, बट टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड, है ना। टाइम जो एक बार चला गया वो हम रिगेन नहीं कर सकते। जो बचपन आपने खो दिया वो आप कभी भी दोबारा से वापस नहीं ला सकते अपनी लाइफ में। जो समय पढ़ाई का आपका चला गया वो आप कभी दोबारा वापस नहीं ला सकते। दीज काइंड ऑफ पीपल आर हाईली पंक्चुअल। ऐसे लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं और टोटली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, अपना सामान संभाल कर रखते हैं, अपनी चीज़ें बहुत व्यवस्थित रखते हैं, तो इससे उनका टाइम के लिए नहीं होता ढूंढने में। दे कंप्लीट द टास्क अहेड ऑफ टाइम। वो टास्क को पहले से पूरा करते हैं, बीटिंग ऑल द डेडलाइंस, सारी डेडलाइंस को पीछे छोड़ते हुए। दे रीच द वेन्यू बिफोर टाइम वेन्यू पर टाइम से पहले पहुँचते हैं। अब जो सेकंड प्रायोरिटी पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए वो ये है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर कौन सा था? न्यूएंसेस ऑफ वॉइस डिलीवरी। काइनेसिक्स रेफर करता है बॉडी लैंग्वेज पर। ये कहा जाता है कि आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स।
कई बार हमारे वर्ड्स की अपेक्षा हमारे एक्शन बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चीख चीख कर हमारे बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में, हमारे एटीट्यूड के बारे में, हमारी जो है अप्रोच के बारे में बोलते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि वी फेल टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स इन वर्ड्स। कई बार इन ए फिट ऑफ एक्साइटमेंट, इन ए फिट ऑफ एंगर, या जब हम आउटबस्ट हो जाता है, इमोशनली आउटबस्टेड होते हैं, तो हमारे थॉट्स को हम वर्ड्स में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। और जहाँ पर हमारे वर्ड्स हमारे थॉट्स को एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज बहुत काम आती है, बहुत कुछ कह जाती है। आई कंटैक्ट, स्माइल, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, फिजिकल अपीयरेंस, ये बहुत ये इसके एलिमेंट हैं। आई कांटेक्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। आई कांटेक्ट क्या करता है, देखिए घुमाकर भी आएंगे ना क्वेश्चन, तो आप उनका मतलब समझ के आंसर करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। नोट्स बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, आपको कुछ और ऐड ऑन कराना है तो बता दीजिएगा। आई कॉन्टैक्ट प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग बॉडी लैंग्वेज। आई कॉन्टैक्ट देखिए पूरी बॉडी लैंग्वेज का एक फाउंडेशन है, पूरी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करने में एक बहुत वाइटल रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई कॉन्टैक्ट हेल्प अस टू फील कॉन्फिडेंट। आई कॉन्टैक्ट हमें कॉन्फिडेंट फील कराने में मदद करता है। जब हम लोगों से आंखें मिलाते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ग्लिम्पस होता है, झलकता है। आई कॉन्टैक्ट हेल्प करता है रीड द मूड ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का मूड रीड करने में, कि वो डल तो नहीं है, बोरिंग तो नहीं है, डाइवर्टेड तो नहीं है, फ्लाइटी तो नहीं है, इनएक्टिव तो नहीं है ना। लेकिन हमें अपनी आईज़ जो है किसी के ऊपर 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा फिक्स नहीं करनी चाहिए, वरना वो गेजिंग में आ जाता है। पोस्चर, पोस्चर क्या है, अलाइनमेंट है बॉडी पार्ट्स का, स्पेशली स्पाइन का, हेड का और लिम्स का। तो इस जो हमारा बॉडी के साथ जो अलाइनमेंट है, एक कनेक्टिविटी है, एक बैलेंस है ना। अगर नहीं आपको याद रख पाए तो एक बैलेंस है स्पाइन, हेड और लिम्स का। कब, मूव करते हुए, बैठे हुए, सिटिंग करते हुए, स्टैंडिंग करते हुए, है ना। पोस्चर क्या डिसाइड करता है कि कैसे हम बैठेंगे, कैसे खड़े होंगे, है ना। हाउ वी टेक पोजीशन ऑन डायस, डायस पर कैसे अपनी पोजीशन लेंगे, है ना। हाउ वी टेक एंट्री इनटू द रूम, कैसे हम रूम में एंट्री लेंगे। हाउ वी अपीयर टू अदर्स, हम कैसे दूसरों के सामने अपीयर होंगे। तो ये चीज़ें देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग जाता है ना, एक आदमी आ रहा है बड़ा ढीला ढाला, फाइल उसकी अस्त व्यस्त है ना, और एक आ रहा है बहुत ही चुस्त दुरुस्त, एकदम फेस पर स्माइल है और बहुत ही चुस्ती के साथ आ रहा है, तो एक अलग ही असर पड़ता है ना। तो ये सब पोस्चर है। जेस्चर क्या है, जेस्चर इज द अलाइनमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, जैसे हेड, हैंड्स, आर्म्स, फीट, है ना, लेग, फेस, आई, टॉर्सो। टॉर्सो का मतलब होता है धड़, एक नया वर्ड है, टॉर्सो का मतलब होता है धड़। तो इन सारे पार्ट्स का जो अलाइनमेंट है वो जेस्चर है। अब जेस्चर को अच्छा बनाने के लिए कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं। डू नॉट लीन टू मच, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हमें आगे की तरफ नहीं झुकना होता है। कभी बार हम वॉल का सपोर्ट ले लेते हैं तो दीवार का पर बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है। डू नॉट लीन अगेंस्ट एनीवन, किसी के ऊपर नहीं झुकना है बहुत ज़्यादा। कई बार ये बहुत कॉमन हमारी एक वो होती है, हैबिट कह सकते हैं या बैड हैबिट होती है, कि वी स्टार्ट प्लेइंग विद द थिंग्स दैट वी होल्ड इन आवर हैंड्स, जो हमारे हाथों में चीज़ें हैं उससे हम खेलने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव जेस्चर है। आपको की, चेन, पैन या जो भी आपके पास है उससे खेलना नहीं है। डू नॉट टेक सपोर्ट ऑफ वॉल वाइल स्टैंडिंग, स्टैंड होते हुए वॉल का सपोर्ट नहीं लेना है। कीप योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे रखिए। माइल्ड मूवमेंट्स करिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंकने लगते हैं, है ना। तो माइल्ड मूवमेंट यानी छोटे छोटे मूवमेंट करने हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंकेंगे तो हम आर्टिफिशियल हो जाएंगे डियर, है ना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कुछ भी समझा रहे हो तो ऑडिटोरियम या जो भी रूम है आपका उसमें सेंटर पर खड़े होइए, जहाँ से आप सबको देख सकें, एंड वेयर फ्रॉम यू कैन मेंटेन आई कंटेक्ट विद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर ऑडियंस। अब आते हैं फिजिकल अपीयरेंस। देखिए ये कहा जाता है कि आवर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कई बार जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन बन के रह जाता है, क्योंकि उसी से लोग हमें जज करने लगते हैं। तो अपने फर्स्ट इंप्रेशन को रिमार्केबल बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़, कई बार हम बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लैम अप हो जाते हैं। ग्लैम अप का मतलब सज संवर लेते हैं, है ना, लेकिन हम अपनी बॉडी हाइजीन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो पर्सनल बॉडी हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी कॉशस टू टेक केयर ऑफ आर्म्स, आर्मपिट, है ना, आर्मपिट का हेयर, नेल, बैक, नेक, एंकल्स, एड़ियाँ, स्किन, टोज़,
इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनल बॉडी हाइजीन में इन चीज़ों का, आर्मपिट का, नेल्स का, हेयर का, बॉडी टोनिंग का, स्किन का, टोज़ का, इन सब का ध्यान रखिए। अगर अब आते हैं हेयर की बात करते हैं। हेयर हमारे वेल ट्रिम्ड होने चाहिए, प्रॉपरली कॉम्ड होने चाहिए। अगर आपको जेल लगाने की आदत है तो रात को लगा कर रखिए और अगले दिन जाइए, मतलब अगले दिन जाना है तो रात को लगा लीजिए आप। ऐसे ही बहुत लोगों की काजल लगाने की आदत होती है, तो आप काजल रात को लगा लीजिए मतलब, और सुबह नहा धोकर जाएंगे तो काजल का इफेक्ट रहेगा, दिखेगी नहीं काजल। नेल शुड बी प्रॉपरली पेयर्ड। नेल आपके बहुत, नेल को काटने के लिए पेयर्ड वर्ड का इस्तेमाल होता है, तो नेल आपके प्रॉपरली कटे हुए होने चाहिए, ठीक है। ड्रेस जो है आपकी, अब देखिए ड्रेस पर आते हैं। ड्रेस जो भी आप पहन रहे हो दैट शुड बी फिटेड एंड सूटेड टू द अकॉर्डिंग टू द ओकेज़न। ओकेज़न के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस पहननी है। अगर आप कारपोरेट माहौल में जा रहे हैं मीटिंग में तो आपको हाईली सूटेड बूटेड होना है। अगर आप रूरल टाइप के बंदों को एड्रेस करने जा रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कुर्ता पजामा पहन कर जाओ, लेकिन फिर आप इतना ज़्यादा मतलब टाई वगैरह मत लगा कर जाओ, उससे वो लोग थोड़ा सा ना आपसे डरने लगेंगे, थोड़ा वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, कंफर्ट जोन में नहीं आ पाएंगे। पूजा में जा रहे हैं तो उस तरह के ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी है ना। तो ड्रेस जो भी हो ओकेज़न के अकॉर्डिंग हो, पहली बात। दूसरी बात, नीट एंड क्लीन हो, आयरनड हो और प्रॉपरली क्रीज्ड हो। लड़कियों की ड्रेस में क्रीज नहीं होना चाहिए। फुटवेयर पर आते हैं। कई बार हम सब अच्छा पहन लेते हैं, फुटवेयर पर इग्नोर कर देते हैं। तो फुटवेयर जो भी हो कोज़ी और प्रोफेशनल हो। कोज़ी का मतलब बहुत ही आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो, चलते हुए दर्द ना हो, हाई हील्स ना हो। गॉडी फुटवेयर जो है, गॉडी का मतलब है दिखावटी फुटवेयर ना हो, एक प्रॉपरली अच्छे फुटवेयर हो लेकिन बहुत ज़्यादा शोई ना हो। गॉडी मेकअप नहीं करना है हमें, बहुत ज़्यादा भड़कीला मेकअप नहीं करना है, हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी है ना, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। अब आते हैं हैंडबैग पर। हैंडबैग हमें लेना है, ब्रीफकेस लड़के ब्रीफकेस ले सकते हैं, लड़कियां हैंडबैग ले सकती हैं। हैंडबैग या ब्रीफकेस वट एवर यू आर कैरिंग दैट शुड बी ऑफ ब्लैक और ब्राउन कलर, और जो है प्रेफरेबली लेदर में होना चाहिए। नीटली फोल्डेड हैंडकरचीफ, हैंकी रखिए अपनी राइट पॉकेट में, ठीक है। अब आते हैं स्माइल पर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें अपने फिजिकल अपीयरेंस को शानदार बनाने के लिए यूज़ करनी होंगी। स्माइल के बारे में ये कहा जाता है कि आवर फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा फेस जो है हमारे माइंड का इंडेक्स है। माइंड में जो भी कुछ होता है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली फेस पर आ जाता है। स्माइल कहाँ मदद करती है? विन द फेवर एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का फेवर और कॉन्फिडेंस विन करने में। अगर आप स्माइल करते हैं तो लोग आपसे आराम से कनेक्ट हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है प्रॉक्सिमिक्स। अब मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि प्रॉक्सिमिक्स जो है वो थर्ड प्रायोरिटी पर आप तैयार करिएगा। फर्स्ट पर क्या आ गया, मैं रिपीट करूँगी। फर्स्ट पर आ गया, क्या बताया था भाई फर्स्ट पर? हाँ, नुएंसेस ऑफ वॉइस डिलीवरी। और सेकंड पर क्या आ गया आपका? काइनेसिक्स। और थर्ड पर प्रॉक्सिमिक्स। यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट पर क्या आ गया भाई? नुएंसेस। सेकंड पे क्या आ गया? काइनेसिक्स। और थर्ड पर आ गया प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है स्पेस। प्रॉक्सिमिक्स जो है वो स्पेस और डिस्टेंस की स्टडी है। प्रॉक्सिमिक्स ये बताता है कि हाउ, ये 2 मार्क्स में भी अच्छा है। प्रॉक्सिमिक्स ये बताता है कि स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है प्रोफेशनल इंटरेक्शन के लिए, है ना। प्रॉक्सिमिक्स को मेंटेन करना प्रोफेशनल इंटरेक्शन के दौरान वो क्या होता है? एक साइन ऑफ कर्सी होता है, मैनरिज्म होता है, डिसिप्लिन होता है और प्रोफेशनलिज्म होता है। टीएस हॉल ने 4 जोन्स बताए हैं प्रॉक्सिमिक्स के: पर्सनल जोन, पब्लिक जोन, सोशल जोन और इंटीमेट जोन। पर्सनल जोन में क्या है, यहाँ पर एक चार्ट बना लीजिएगा इस तरह का, ठीक है। पर्सनल जोन में क्या होता है? 1.5 फीट से 4 फीट का होता है। ये वो जोन है जो फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रिजर्व होता है, या हमारे क्लोज एक्वेंटेंसेस के लिए रिजर्व होता है, जो क्लोज परिचित होते हैं हमारे। सोशल जोन में 4 फीट से 12 फीट की दूरी होती है। ये वो जोन होता है जिसमें डैमी ऑफिशियल पर्सन आते हैं। जैसे मान लीजिए घर में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपकी मम्मा आपकी टीचर भी हैं, तो कॉलेज में आप उनसे इस जोन में मिलेंगे और घर पे फिर आप उस तरह से मिलेंगे।
या फिर जब आपके ऑफिसर्स आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मिलते हैं, किसी मॉल में मिल जाएं, किसी फेयर में मिल जाएं, किसी पब्लिक प्लेस में मिल जाएं, किसी वेडिंग में आपका एचओडी मिल जाए, वेडिंग पार्टी में, होटल में मिल जाए, तो आप इस जोन में आकर बातचीत कर सकते हैं। पब्लिक जोन जो होता है वो 12 फीट का होता है। जब आपके यहाँ कोई गेस्ट लेक्चरर आता है, जब आपके यहाँ कोई सेलिब्रिटी परफॉर्म करने आती है, तो आपके और उसके बीच की दूरी पब्लिक जोन में इतनी होती है, 12 फीट की। ये जो है डेमी ऑफिशियल पर्पज से यूज़ होता है जब ऑफिसर्स इंटरैक्ट हाईली ऑफिशियल। जब ऑफिसर्स मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, या तो अनऑफिशियली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ये तो गलत हो गया। यहाँ पर क्या होता है, दिस जोन इज़ यूज्ड फॉर हाईली ऑफिशियल पर्पस जब मीटिंग्स होती हैं, है ना, व्हेन देयर आर मीटिंग्स विथ चेयरमैन, या फिर जब क्या होता है, सेलिब्रिटी आता है, सेलिब्रिटी कम्स टू परफॉर्म, तो आपको इस तरह से वहाँ आना होता है। उनके और आपके बीच की दूरी इतनी होती है। या फिर कौन आता है, गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट स्पीकर, गेस्ट स्पीकर, की स्पीकर सेमिनार्स में होता है ना, कॉन्फ्रेंस में होता है, कॉन्फ्रेंस में नहीं, सेमिनार्स में। इंटीमेट जोन, इंटीमेट जोन एक्सटेंड करता है 1.5 फीट या उससे भी कम, और ये जोन आप समझ ही रहे हैं, रोमांटिक पार्टनर्स के लिए होता है, स्पाउस के लिए, पति पत्नी के लिए होता है, पेरेंट के लिए होता है, चिल्ड्रन के लिए होता है, हमारे जो सबसे नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए होता है, हमारे जो बहुत नियर एंड डियर हैं उनके लिए होता है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये हमारा 4th प्रायोरिटी पर जाएगा। प्रेजेंटेशन मैं शुरू से ही बता रही थी। प्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक टॉपिक को जब हम एक स्पेसिफिक ऑडियंस को स्पेसिफिक टारगेट के साथ प्रेजेंट करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन कई बार इंट्रोडक्शन के फॉर्म में होता है, लेक्चर, स्पीच, डेमोन्स्ट्रेशन के फॉर्म में होता है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव या पर्पसेस की बात करें तो प्रेजेंटेशन का पर्पस है इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना, परसुएट करना, मोटिवेट, इंस्पायर करना, लीड करना, टीच करना, ट्रेन करना, है ना, एजुकेट करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को अपग्रेड करना, अपस्किल करना, है ना, एंटरटेन करना भी होता है। एलिमेंट्स क्या है प्रेजेंटेशन के, व्हेन, वेयर एंड व्हाट टॉपिक विल यू डिलीवर, कब, कहाँ और कौन सा टॉपिक डिलीवर करेंगे, वेदर द प्रेजेंटेशन इज़ इन स्मॉल रूम और इन ऑडिटोरियम, प्रेजेंटेशन जो आप देने वाले हैं वो बिग रूम में है, बिग ऑडिटोरियम में है या फिर छोटे से रूम में है। हु विल कम देयर एज योर ऑडियंस, कौन आपकी ऑडियंस में आएगा। जब हम ऑडियंस की बात करते हैं तो हमें उनकी एज, जेंडर, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, कल्चरल बैकग्राउंड, ये सब देखना होता है। विच लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल विथ, कौन सी लैंग्वेज वो जानते हैं, किस लैंग्वेज के साथ वो कंफर्टेबल हैं, उनकी नीड क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए 2 चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस और लोकल। ऑडियंस का हमने बता ही दिया, फिर भी अगर आपको प्रेजेंटेशन में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक डेलिब्रेट कंसीडरेशन करना ही होगा ऑडियंस के बारे में कि आपकी ऑडियंस कौन है। जब आपकी ऑडियंस कौन है क्या का आप डेलिब्रेट डिस्कशन करते हैं, कंसीडरेशन करते हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन देयर एज, जेंडर, बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम, लैंग्वेज इज़ नोन टू दैम, उनकी नीड्स, प्रायोरिटीज़, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, ये आपको चेक करनी होती है। और पार्ट 2 में आपको देखना होता है कि ऑडियंस की आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। तो आपको एक एजम्पशन लगाना होता है, अनुमान लगाना होता है कि उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होंगे, उनकी प्रोबेबल संभावित क्वेरीज क्या होंगी, फिर आप उसी अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली तैयार करके आते हैं। एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल में हमें फिजिकल सेटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट देखना होता है। प्रेजेंटेशन देते समय हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से सोच लेनी चाहिए लोकल के बारे में। एक तो प्रॉपर लाइटनिंग है या नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, रूम टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि देखिए अगर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होगी तो आपकी ऑडियंस कहीं डाइवर्ट हो जाएगी। सीटिंग अरेंजमेंट 100 का है, लोग आ गए 150, तो कैसे संभालोगे आप। रूम टेम्परेचर, है ना, माइक इज़ अवेलेबल और नॉट, माइक अवेलेबल है या नहीं, डायस या पोडियम है या नहीं, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्टर, सॉकेट, वाइट बोर्ड, मार्कर, ये सारी चीज़ें जिनसे आपको प्रेजेंटेशन देना है वो सब सही काम कर रही हैं, प्रॉपरली फंक्शनल हैं या नहीं, प्रॉपरली फंक्शनल हैं या नहीं। मेक श्योर अबाउट द रूम इज़ नीटली ब्रूम्ड, ये भी आपको देखना होगा कि रूम जो है वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन है या नहीं, नीट एंड क्लीन झाड़ू लगी है या नहीं, ये भी आपका ही काम है।
कर्टेन्स जो हैं प्रॉपरली हैंग्ड हैं या नहीं, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं, सैनिटेशन है या नहीं, साफ़ सफाई है या नहीं, है ना। तो अगर नहीं है तो आप अपने ऑर्गेनाइज़र को कहेंगे। अब ये इसका पार्ट है प्रेजेंटेशन, हाउ टू ऑर्गेनाइज कंटेंट। आप जब प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो अपने कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो देखिए, अच्छी प्लानिंग अच्छे प्रेजेंटेशन का बैकबोन है। डेल कार्नेगी ने ये कहा था कि वेल प्रिपेयर्ड स्पीच इज़ ऑलरेडी 9/10 डिलीवर्ड। अगर एक अच्छी से प्रिपेयर स्पीच है तो समझ लीजिए आपका 9/10 काम हो गया, यानी 90% काम हो गया। बस अब आपको 10% करना है। तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड। एक सफिशेंट क्वालिटी का मटेरियल आपको चाहिए एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, और वो एडिक्वेट अमाउंट जो है वो भी एक कन्विंसिंग मैनर में प्रस्तुत करना आना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मटेरियल को एक अच्छे कन्विंसिंग डायनामिक मैनर में प्रेजेंट करा जाए, उसके लिए आपको अपने प्रेजेंटेशन को 3 भागों में ट्राइफरकेट करना होगा, बांटना होगा। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है बहुत कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, है ना। कैप्टिवेटिंग का मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। तो कैप्टिवेटिंग और अटेंशन ग्रैबिंग बनाने के लिए क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद ए प्लीजेंट स्माइल। आपको एक प्लीजेंट स्माइल से स्टार्ट करना है। टेक फास्ट फ्यू मिनट्स टू फेमिलराइज विद द ऑडियंस। आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले कुछ मिनट हैं वो ऑडियंस से फेमिलराइज होने में, परिचित होने में लगाइए, थोड़ा फ्रेंडली होने में लगाइए। स्टार्ट विद आउटलाइन। आउटलाइन से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एंटायर टॉपिक को एक इजी, क्रिस्प और इफेक्टिव आउटलाइन में डिज़ाइन कर लीजिए। मेन बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। आउटलाइन जो अभी आपने प्रिपेयर करी थी उन्हीं को यहाँ पर इलेबोरेट करा जाना है इजी और मैनर में। तो जब हम ये चाहते हैं, मान लीजिए कि हमारी आउटलाइन बहुत ही इजी और अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग मैनर में डिलीवर हो जाएं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सपोर्टिंग डाटा देना होगा, सुटेबल एग्जाम्पल्स देने होंगे। और अगर हमारे अंदर ये कला है कि हम किसी भी चीज़ को रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेट कर सकते हैं, उसे रिलेटेबल बना सकते हैं, तो ये चीज़ देखिए आजकल बहुत काम आती है। लोग बहुत जल्दी रिलेटेबल करने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि टॉपिक पर डिपेंड करते हुए अपने कंटेंट को हम किसी भी मेथड में डेवलप कर सकते हैं। स्पेशल मेथड हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल मेथड हो सकता है, इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर हो सकता है ना। कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को फिर हमें रिपीटिशन करना चाहिए। अगर लग रहा है आपको कि कोई आइडिया रादर कॉम्प्लिकेटेड है, रादर डिफ़िकल्ट है, रादर टफ है, तो आपको रिपीटिशन करना है। लेकिन अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन, इसी के साथ साथ अननेसेसरी रिपीटिशन अवॉइड करना है। कोहेरेंसी होनी चाहिए। कोहेरेंसी का मतलब होता है कनेक्टिविटी, एक लाइन, एक थॉट दूसरे से और दूसरी थॉट अपने आगे वाले थॉट से वेल कनेक्टेड होनी चाहिए, इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, है ना, इंटरलिंक्ड होना चाहिए, वेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। चलिए, तो इस तरह से ये हो गया। अब आता है इंडिविजुअल स्पीकिंग, इसे भी देख लीजिएगा, बी पार्ट के लिए अच्छा है। इंडिविजुअल स्पीकिंग क्या का मतलब है कि वो एक यूनिक वे, एक स्टाइल, एक मैनर, एक स्पेसिफिक मेथड जिसमें एक इंडिविजुअल या तो कम्युनिकेट करता है, कन्वे करता है, या फिर अपनी नॉलेज को सामने रखता है स्पीच के माध्यम से। इंडिविजुअल स्पीच में स्पीकर को 2 चीज़ों के बारे में कॉशियस होना चाहिए, पैरालिंग्विस्टिक के बारे में और काइनेसिक्स के बारे में। पैरालिंग्विस्टिक की बात करें तो उसका प्रोनाउंसिएशन, पिच, रेट, पेस, रिदम, इंटोनेशन, आर्टिकुलेशन पर अधिकार होना चाहिए। काइनेसिक्स की बात करें तो आई कंटेक्ट, स्माइल, जेस्चर, पोस्चर, फिजिकल अपीयरेंस पर उसका अधिकार होना चाहिए। अब अच्छा, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया भाई, यहाँ पर हमें कंक्लूज़न भी तो पढ़ाना था। तो कंक्लूज़न पर आते हैं। कंक्लूज़न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के लिए। कंक्लूज़न का मतलब है अगर हमारा ऑल वेल दैट एंड्स वेल, सब कुछ समझ लो ठीक हो गया, अगर आखिरी में ठीक हो गया, तो एक अच्छी क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, जितनी की एक अच्छी बिगनिंग और जितना कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन। कुछ टिप्स हैं कंक्लूज़न को वर्थवाइल बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि अगर आपका प्रेजेंटेशन 60 मिनट का है तो एटलीस्ट 10% जो टाइम है, 6 मिनट जो हैं वो कंक्लूज़न पार्ट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट्स में आपको रिव्यू देना है और 3 से 4 मिनट में आपको लोगों की क्वेरीज लेनी है, ठीक है। एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पार्ट में, कंक्लूज़न पार्ट में कुछ भी आगे और जोड़ने की का टेम्पटेशन, लालच ना करें, क्योंकि अगर आपने छोटा सा भी कुछ जोड़ दिया तो इससे आगे का डिस्कशन कैरी ऑन हो जाएगा। और आपने देखा होगा अगर 55 मिनट का लेक्चर है और वो 60 मिनट का हो जाता है तो आप कितने अनकंफर्टेबल और व्याकुल होने लगते हैं।
स्टार्ट सेंडिंग सम इंडिकेशन, जब आप ख़त्म होने की तरफ हो, समाप्ति की तरफ हो, तो कुछ इंडिकेशन, कुछ जो है इशारे करना शुरू कर दीजिए, भेजना शुरू कर दीजिए। वो कैसे करेंगे? टू सम अप, टू कंक्लूड, इन द एंड आई वांट टू से, टू सेंड अप, टू एंड अप, है ना, टू कंक्लूड, वो तो हो ही गया। चलिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन पार्ट तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे, एक बार फिर से ले लेते हैं, कहाँ पर चल रहे थे हम लोग? हाँ, हम लोग इंडिविजुअल स्पीकिंग की बात कर रहे थे। तो देखिए, इंडिविजुअल स्पीकिंग का मतलब है कि एक हमारा यूनिक तरीका होता है। हर एक का देखिए अलग अलग तरीका होता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है, हर एक का अपना मैनर होता है, जिसमें एक इंडिविजुअल या तो कम्युनिकेट करता है या कन्वे करता है या अपनी नॉलेज को सामने रखता है, लेकिन किसके माध्यम से? स्पीच के माध्यम से। इंडिविजुअल स्पीकिंग में हमें ये दोनों चीज़ों की तरफ फोकस करना है। तो अब क्या है कि पैरालिंग्विस्टिक में हमारा प्रोनाउंसिएशन, रेट, पेस, पिच, इंटोनेशन, रिदम, आर्टिकुलेशन आ गया। काइनेसिक्स में हमारा फिजिकल अपीयरेंस, पोस्चर, जेस्चर, स्माइल, आई कांटेक्ट आ गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप लिखाइएगा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आप मतलब छोड़ कर आ गए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप ऐड ऑन कराइएगा, तो आपका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। एक आपका इसमें है स्लेबल। तो देखिए, स्लेबल क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता रही हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, ठीक है। नंबर 1 पार्ट ये क्या है? ब्रेकअप है, किसी भी ब्रेकअप है, ब्रेकअप ऑफ लेटर, किसके लिए? फॉर इजी प्रोनाउंसिएशन, इजी अंडरस्टैंडिंग, इजी लर्निंग और क्लियर प्रोनाउंसिएशन। जब हम मान लीजिए हमारा ये इंडिपेंडेंस वर्ड है, तो इतना बड़ा वर्ड हम एक साथ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अब हम अगर इसे इस तरह से इंडिपेंडेंस 4 बार तोड़कर बोलेंगे, तो ये ब्रेकअप करके बोलेंगे तो इजी हो जाएगा। तो फिर से देख लो, क्या है ये? हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, यहाँ लिखा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। और क्या है? हमारा ब्रेकअप ऑफ वर्ड्स है, किसके लिए? इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर प्रोनाउंसिएशन के लिए। अब 3 सिलेबल कितने होते हैं? 3 काइंड के होते हैं। पॉलीसिलेबल, मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल। बहुत अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन ना आ चुका है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने इसे ऐड ऑन करा। मोनोसिलेबल हो सकते हैं, और एक काइंड का और होता है सिलेबल। मैं पहले बता दूं कि मोनोसिलेबल में क्या होता है, पॉलीसिलेबल में क्या होता है, और एक होता है आपका और भी अलग तरह का, वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। तब तक आप ना मुझे ये क्या कहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए हमारे वीडियोस में। आप कमेंट नहीं करते तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, तब भी आप कमेंट कर दीजिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, है ना। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे कमेंट, तो हमारा तो मतलब बिल्कुल हमें ये लगता है कि बच्चे तो सुन ही नहीं रहे, फिर हम क्यों बनाएं, किसके लिए बनाएं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कमेंट क्या हैं? हमारे लिए लाइफ ब्लड हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम और अच्छा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, है ना, अपने आप को और अच्छे से करेंगे तैयार। तो हम बात कर रहे थे स्लेबल की। स्लेबल जो है 3 तरह के होते हैं, पॉलीसिलेबल, मोनोसिलेबल, और एक होता है सेस्क्यू सिलेबल। सेस्क्यू सिलेबल। अब देख लेते हैं पॉलीसिलेबल क्या है। जो पॉलीसिलेबल है उसमें क्या होता है कि मोर देन 1 सिलेबल होता है, मोर देन 1 सिलेबल। अब वो कैसे होगा मोर देन 1 सिलेबल? मान लीजिए ये है रैबिट, तो इसमें 2 हो गए ना, रैबिट। कंज्यूम, इसमें 2 हो गए, एक हो गया। तो आप समझ रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, पॉलीसिलेबल में 2 होते हैं। अब आता है मोनोसिलेबल। मोनो का मतलब ही अकेला, मोनोसिलेबल में 1 सिलेबल होता है। जैसे कैट, गो, है ना, टर्न, मैट, फैट। अब आता है सेस क्यू सिलेबल। इसमें क्या होता है
कि 1.5 सिलेबल होता है। जैसे इसे ना कॉफ़ी जब हम एक झटके में बोलते हैं तो वो होता है। तो बस आप याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए इसे। तो ये हमारा ये था। इसमें एक क्वेश्चन और भी तैयार कर लीजिएगा, रोल ऑफ टाइम मतलब टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वो और कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वीडियो था। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने सजेशन जरूर भेजिएगा। हैव ए वेरी हैप्पी एग्जामिनेशन टाइम।